नेक्स्ट है हमारे पास हुक्स। हुक्स किसे बोलते हैं? हुक्स एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो रिएक्ट के फीचर्स, रिएक्ट के कौन से फीचर्स, स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स जो है, जिस तरह से हमने पीछे यूज स्टेट्स देखे हैं, तो जो आपके स्टेट्स वाले फीचर्स हैं वो हुक्स जो है ना वो अब फंक्शनल कंपोनेंट में भी यूज़ करने की फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, स्पेशल फंक्शन है जो कि स्टेट, यूज स्टेट या फिर यूज फैक्ट, जितने भी स्टेट्स वाले आपके पास फंक्शन हैं, सॉरी मेथड्स हैं, वो अब आप फंक्शनल कंपोनेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे पहले क्या था कि सिर्फ क्लासेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि आपको पहले क्लास बनानी पड़ेगी और फिर उसके अंदर आप लोग हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो और स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स के इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब क्या है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी हुक्स के ज़रिए से आप यूज स्टेट्स एंड लाइफ साइकिल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले यूज स्टेट हुक की एग्जांपल है आपके पास, मैनेजेस द लोकल स्टेट इनसाइड अ फंक्शनल कंपोनेंट। ये सिंपल सा है, ये हमने पहले भी पीछे देखा है। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू और सेट वैल्यू आपके पास है। सेट वैल्यू आपके पास एक मेथड है, वैल्यू आपके पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप सेट वैल्यू जो है वो सेट करेगा। अब यूज स्टेट यहाँ पे है। यूज स्टेट क्या है कि जी इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है स्कोर। स्कोर आपके पास सिंपल क्या है, वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सेट वैल्यू, सेट स्कोर आ जाएगा। ठीक है, सेट वैल्यू आप एक वेरिएबल ले कहते हो। ओके, सेट वैल्यू हमारे पास बेसिकली एक वेरिएबल होता है। उसके बाद सेट स्कोर जो है ना वो उस वेरिएबल का कह लें कि आपके पास जिस तरह से हमने ऊपर देखा था कि फॉर्म डाटा होता है ना, तो इसी तरह से आपके पास सेट स्कोर जो होता है ना वो आपके पास उस वैल्यू का डाटा अपडेट करने के लिए बनाया जाता है। तो यूज स्टेट आपके पास होती है कि इनिशियल स्टेट आपने क्या रखनी है, इनिशियल वैल्यू उस स्टेट की क्या रखनी है। तो यूज स्टेट की मदद से इनिशियल वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्कोर के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, सेट स्कोर जो है वो डाटा अपडेट करता है और यूज स्टेट जो है वो इनिशियल वैल्यू सेट करता है। स्टार्ट के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेट होती है ना उसके अंदर इनिशियल वैल्यू सेट करता है। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ, स्कोर के अंदर डाटा सेव होता है, सेट स्कोर जो है वो डाटा अपडेट करता है और यूज स्टेट जो है वो इनिशियल वैल्यू को सेट करता है। ऑन क्लिक कहा गया यहाँ पे कि सेट स्कोर प्लस 10, जैसे ही आपके पास बटन को क्लिक करेंगे ना तो आपके स्कोर के अंदर 10 प्लस होकर तो देन आपको टोटल पॉइंट्स जो है वो शो हो जाएंगे। नीचे पी टैग के अंदर आपके पास टोटल पॉइंट्स शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ आपके पास काम करेगी। इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं अभी। ओके, यहाँ पे मैंने सारा अपना कोड लिख दिया यूज स्टेट वगैरह का। ठीक है, वही चीज़ जब भी आप यूज स्टेट्स जो है वो यूज़ करें तो ऊपर आपने इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये वाली लाइन जो सेकंड के अंदर है ये आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, देन मैंने ये फंक्शन एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप लोग कंपोनेंट का नेम लिखें ना तो उसके अंदर आपने कैमल केस इस्तेमाल करना होता है। कैमल केस का क्या मतलब है कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी आपके स्मॉल होने चाहिए। तो इसी तरह आप लोग स्मॉल एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, मतलब एग्जाम्पल का जो ई है वो स्मॉल नहीं लिख सकते, आपके पास एरर का जो होगा एग्जाम्पल का ई आपने हमेशा लार्ज ही लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है एग्जाम्पल के नाम से। अंदर मैंने कॉन्स्टेंट के अंदर स्कोर और सेट स्कोर और यूज स्टेट इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है, स्कोर आपको पता है एक वेरिएबल है, सेट स्कोर उसके अंदर जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो आपके पास स्कोर है, सेट स्कोर उसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए और यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू के लिए। ठीक है, तो डिफ बनाकर एक बटन मैंने बनाया। अच्छा, बटन के अंदर क्या होगा कि जब भी बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट आएगा, मतलब आपको उसके ऊपर क्लिक करोगे तो स्कोर के अंदर आपके पास 10 जो है वो प्लस होते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट के अंदर आपको जो स्कोर आपका बनता जाएगा वो आपको शो होता जाएगा। ऐप के अंदर आप जो आपका पास पेरेंट कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने डिफ बनाकर ये वाला जो ऊपर वाला फंक्शन है, फंक्शन कंपोनेंट है, इसको मैंने पास आउट करवा दिया। ठीक है, रिटर्न के अंदर तो आपके पास ये चीज़ रेंडर हो जाएगी, आपके पास मतलब ये चीज़ शो हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मैंने यहाँ पे रन कर दिया इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन आया हुआ है, तो बटन के ऊपर लिखा हुआ है +10 पॉइंट्स। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते रहेंगे तो ये आपके पास 10 पॉइंट्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। तो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी यूज स्टेट की। अब नेक्स्ट देखते हैं। यूज इफेक्ट हुक हमारे पास क्या करता है कि किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट को हैंडल करते हैं आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए के अंदर। साइड इफेक्ट किसे बोलते हैं, जैसे कि एपीआई कॉल, सब्सक्रिप्शंस, डूम अपडेट्स या फिर टाइमर्स वगैरह हैंडल करना। एपीआई कॉल किसे बोलते हैं, एपीआई का फुल जो आपके पास एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है। ये एक वेटर की तरह काम करता है। एक वेटर की तरह किस तरह से काम करता है कि आपके पास सर्वर के पास जाता है,
एक वेटर की तरह काम करता है। वेटर की तरह काम किस तरह से करता है कि आपके पास यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, ठीक है, तो ये आप लोगों का कंप्यूटर है, या अब आपने अपने कंप्यूटर से सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जानी है, तो एपीआई का काम दरमियान में जो है वो एपीआई का काम है उस रिक्वेस्ट को लेके जाना सर्वर तक, ठीक है, और सर्वर जो भी रिस्पॉन्ड करता है और वो भी वापस एपीआई की मदद से ही आता है। तो जब भी आपने फॉर एग्जांपल कोई डाटा स्टोर करना है तो आपको उस डाटाबेस का एपीआई चाहिए। आपने किसी ऐप के साथ कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल गूगल मैप आपने अपनी एप्लीकेशन से ओपन करवाना है तो आपको गूगल मैप का एपीआई चाहिए। तो एपीआई आपको लाजमी जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, चीज़ नेसेसरी होती है किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए। आपने यूट्यूब ओपन करवाना है अपनी ऐप से, आपको एपीआई चाहिए होगा, ठीक है, तो इनके तमाम के एपीआई आपको लाजमी चाहिए होते हैं। नेक्स्ट थिंग है आपके पास सब्सक्रिप्शंस क्या होता है कि आपके जो आपके पास साइड इफेक्ट सब्सक्रिप्शंस के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ आपने अपडेट करनी है कि एक इंडिविजुअल के लिए वो चीज़ अलग है, दूसरे इंडिविजुअल के लिए वो चीज़ अलग है, तो ज़ाहिर है वो आपके पास जो सब्सक्रिप्शंस वाला साइड इफ़ेक्ट आ जाता है वो आपके पास यूज इफ़ेक्ट हुक ही हैंडल कर रहा होता है। अगली चीज़ आपके पास डोम अपडेट्स है। डोम अपडेट्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी कंसोल के अंदर आपने चीज़ प्रिंट करवाना है या फिर ब्राउज़र का टाइटल आपने चेंज करवाना है तो वो तमाम आपके पास डोम अपडेट्स आ जाती हैं जो कि आपके पास यूज इफ़ेक्ट हुक ही करता है। नेक्स्ट थिंग है टाइमर फॉर एग्जांपल कभी कभार वेब एप्लीकेशन के अंदर किसी भी किस्म का टाइमर भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है, तो वो जो टाइमर्स होती हैं वो तमाम चीज़ भी यूज़ इफेक्ट हुक ही आपका मैनेज करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका कोड है। सबसे पहले आपके पास यूज इफेक्ट इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से यूज स्टेट इस्तेमाल करते थे उसी तरह से यूज इफेक्ट आपके पास जो मेथड का नाम है वो इस्तेमाल होगा, फंक्शन का नाम हमारे पास इस्तेमाल होगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल के अंदर हमारे पास स्कोर जो है वो शो होता जाएगा, स्कोर इनपुट होकर शो होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप यूज इफेक्ट को ना दो तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हो, दो तरह से इसका डाटा चेंज करवा सकते हो। सबसे पहले तो है डिपेंडेंसी चेंजेस के अंदर ना आपने का रे दे देनी है और कहना है कि अगर आपका डाटा इस रे से मैच कर रहा हो ना तो मेरे स्क्रीन के ऊपर अपडेशन करना, मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ चेंजेस लेकर आना, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग साथ साथ अगर चीज़ के अंदर कोई भी अपडेशन लेकर आना चाहते हो तो आप लोग डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्कोर है, स्कोर के अंदर जो भी आपके पास वैल्यू इनपुट होगी ना वो आपके पास डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है उसके अंदर चेंज होता जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट का जो आपके पास टाइटल है वो उस मुताबिक, ये जो आपका यहाँ पर टाइटल है वो उस मुताबिक स्कोर के मुताबिक जो है वो चेंज होता रहेगा। जिस तरह से स्कोर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पास डॉक्यूमेंट का टाइटल भी चेंज होता रहेगा। आगे आपके पास है रिटर्न के अंदर आपने कंसोल डॉट लॉग क्लीन अप इस्तेमाल किया। किससे इस्तेमाल किया? फंक्शन रन्स बिफोर नेक्स्ट इफेक्ट और अनमाउंट हमारे पास क्या होता है, और नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास है कि अगले इफेक्ट से पहले आपके पास अनमाउंट कर देगा। अनमाउंट का मतलब है हमारे पास बंद करना, और यहाँ पे हमारे पास क्लीन अप इस्तेमाल किया तो जो आपके पास ये जो फंक्शन है ना वो अगले इफेक्ट से पहले आपका जितना भी आपके पास पुरानी चीज़ें होती है उसको बंद कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास नीचे लास्ट के अंदर हमारे पास स्कोर है, ओनली री रन व्हेन स्कोर चेंजेस। ये हमारे पास तभी जो है हमारे दोबारा से रन होगा जब हमारे पास स्कोर जो है वो चेंज होगा। आगे हमारे पास एम्प्टी अरे इज इक्वल टू रन ओनली वंस ऑन माउंट लाइक कंपोनेंट डिड माउंट आपके पास एक कैटेगरी है, इसको भी हम लोग देखेंगे। कंपोनेंट डिड माउंट, यहाँ पे हमारे पास वर्ड था। कंपोनेंट डिड माउंट का क्या मतलब है कि जब आपके पास कंपोनेंट स्क्रीन पे आ जाएगा तो आपके पास ये वाला ये जो नीचे आपके पास है कोड है ये आपके पास रन होगा। नीचे दिया हुआ कोड हमारे पास सबसे पहले क्या है कि फैच एपीआई आपने यहाँ पे फैच करना है किसी भी चीज़ के, किसी भी ऐप के एपीआई को फैच करने का हमारे पास सबसे पहले ये तरीका है। सबसे पहले हम यूज इफेक्ट बनाते हैं। यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग फैच के अंदर जिस भी साइट का एपीआई हमने फैच करना है उस साइट का हम लोग लोकेशन दे देते हैं। लोकेशन के बाद देन और yes डॉट जेसन ये फाइल हम लोग अटैच करते हैं। इसका क्या काम है? यहाँ पे जो हमारे पास और ही था इसका मतलब है रिस्पॉन्स, और यहाँ पे सेट डाटा हमको पता है कि डाटा को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो आपके पास जेसन की फाइल के अंदर जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपके पास डाटा आएगा, ठीक है, जो भी आप एपीआई फैच करने के बाद आपके पास जो भी रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स उसने यहाँ पर सर्वर ने एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो जो भी आपके पास रिस्पॉन्स होगा वो जेसन की फाइल के अंदर कन्वर्ट होगा। जेसन की फाइल के अंदर इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम लोगों को रीड करने में
जो है वो आसानी हो, हमारी फाइल आराम से कन्वर्टेबल हो जाए। दूसरी चीज़ है आपके पास डाटा जो है वो आपके पास सेट डाटा, जो आपके पास सेट डाटा वो डाटा को अपडेट करेगा जो भी आपका सर्वर डाटा भेजेगा, तो और डाटा जो है वो अपने में स्टोर कर लेगा और सेट डाटा उस चीज़ को अपडेट कर लेगा, ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर अपडेट कर लेगा। तो होप सो आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एन एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे मीन्स द इफेक्ट रन्स ओनली वंस व्हेन द कंपोनेंट माउंट्स। माउंट्स का क्या मतलब होता है कि कंपोनेंट जब पहली दफ़ा स्क्रीन के ऊपर आता है ना तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट माउंट। तो जब सबसे पहली दफ़ा कंपोनेंट अगर स्क्रीन के ऊपर आएगा तो हमारे पास एक एम्प्टी अरे अगर आपने यूज़ की तो उसका मतलब क्या है कि सिर्फ वो एक दफ़ा ही आपके पास चलेगी जब कंपोनेंट स्क्रीन के ऊपर आएगा, वो इफेक्ट आपके पास एक दफ़ा ही चलेगा जब कंपोनेंट स्क्रीन के ऊपर आएगा। अगर आपने एक एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे इस्तेमाल की, यहाँ पे हमने एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की हुई, लेकिन होप सो आगे हमारे पास हो सकता है इसकी कोई एग्जांपल आए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ कॉल बैक हुक। तो यूज़ कॉल बैक हुक आपके पास एक बेनिफिट फीचर है। कॉल बैक हुक्स ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कॉल बैक हुक्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो आपका पास फंक्शन है ना उसको मेमोराइज कर लिया जाए। मतलब इट इज़ नॉट रिक्रिएटेड ऑन एवरी रेंडर। रेंडर का मतलब होता है कि बार बार इसको रिक्रिएट ना की जाए, बार बार कॉलिंग के ऊपर बार बार जब इसको डिस्प्ले करवाना हो इसको रिक्रिएट ना किया जाए, इसको उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर दिया जाए जो पहले से क्रिएट हुआ हुआ, ठीक है। एक दफ़ा फंक्शन क्रिएट हो और उसे दोबारा से बार बार कॉल किया जाए, ठीक है। ये ना हो कि बार बार फंक्शन को ही क्रिएट किया जा रहा है, फंक्शन बार बार क्रिएट नहीं होगा, फंक्शन बार बार कॉल होगा, तो इसे बोलते हैं कॉल बैक हुक, ठीक है। इसके परफॉर्मेंस के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? सबसे पहले आपने यूज़ कॉल बैक इस्तेमाल करना है ना, तो आपने सबसे स्टार्ट के अंदर जिस तरह से यूज़ स्टेट इस्तेमाल करते हैं तो सबसे स्टार्ट में आपने यूज़ स्टेट की जगह के साथ आपने यूज़ कॉल बैक भी लिखना है, ठीक है। इसका एक मॉड्यूल आपने ऐड करना है। दूसरी चीज़ है आपके पास कि उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हैंडल क्लिक आ जाता है। हैंडल क्लिक एक आपके पास एक वेरिएबल कहने के, उस वेरिएबल के अंदर आप लोग यूज़ कॉल बैक को इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉल बैक आप क्या चीज़ करवा रहे हैं, किस फंक्शन को कॉल बैक करवा रहे हैं, उसको आपने ब्रैकेट के बाद में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस फंक्शन इज़ ओनली रिक्रिएटेड व्हेन वैल्यू चेंजेस, कि ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन को हम लोग कॉल बैक करवा रहे हैं, ठीक है। इस फंक्शन को हम कॉल बैक करवा रहे हैं। अच्छा, जब कॉल बैक को इस्तेमाल किया जाता है ना तो सबसे पहले आप वो फंक्शन देते हैं कि फंक्शन के साथ करवाना क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस डाटा वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू में आपके पास डाटा वैल्यू के अंदर जो भी आपके पास वैल्यू स्टोर होगी ना उसकी उस डाटा को आपने प्रोसेस करना है। तो दूसरी चीज़ के अंदर आप देते हैं वैल्यू के कौन सी चीज़ आपने एज अ पैरामीटर पास करवानी है फंक्शन के अंदर। दो चीज़ें आती है, पहले में आप फंक्शन देते हैं कॉमा से पहले वाले, यहाँ से ये आपके पास ये जो आपके पास है ये इंटायरली आप एक फंक्शन देते हैं और दूसरी चीज़ एज अ पैरामीटर आप पास करते हैं, तो दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। बेनिफिट आपके पास क्या होगा कि आपको चाइल्ड कंपोनेंट बार बार आपको रीरेंडर नहीं करना पड़ेगा, आपके पास एक दफ़ा ही क्रिएट होगा और उस क्रिएशन को ही बार बार कॉल की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका पास जो ओके, यहाँ पे मैंने सारा कोड लिख लिया। यहाँ पे यूज़ स्टेट के साथ मैंने यूज़ कॉल बैक भी इस्तेमाल किया। जब भी कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल करें तो आपने यूज़ कॉल बैक भी इस्तेमाल करना है यूज़ स्टेट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल नाम के मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड कंपोनेंट बना दिया, उसके अंदर कांस्टेंट और वैल्यू एस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जब भी आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वैल्यू के अंदर ना एक का इजाफा होगा, ऐड की कमांड आपके पास लगेगी, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है कि पहले क्या हो रहा था कि पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन हर दफ़ा ना ये चाइल्ड जो कंपोनेंट है ये बार बार क्रिएट हो रहा था। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे यूज़ कॉल बैक इस्तेमाल कर लिया, तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो आपके पास हैंडल क्लिक का फंक्शन है वो अब आप यहाँ पे बार बार क्रिएट नहीं होगा, वो पहले से एक दफ़ा ही बस क्रिएट होगा और हर दफ़ा उसको ही कॉल किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगेगा। छोटे प्रोग्राम्स में तो ये ज़्यादा चीज़ें फील नहीं होती हैं कि यूज़ कॉल बैक इस्तेमाल हुआ है कि अब प्रोग्राम आपका फास्ट हो गया, तो लेकिन जब बड़े प्रोग्राम्स करते हैं तब वहाँ पर ये चीज़ फील होती है कि आपका जो इंटायर कंपोनेंट है वो बार बार क्रिएट होने का टाइम ले रहा होता है, तो यूज़ कॉल बैक फंक्शन तब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हैंडल क्लिक के नाम से एक यूज़ कॉल बैक फंक्शन बनाया, उसके बाद हमारे पास है कंसोल लॉग के अंदर के हम लोगों ने यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे आपका यूज़ कॉल बैक फंक्शन आपका जब भी कॉल होगा अपने आप को कॉल करेगा तो आपके पास कंसोल के अंदर करंट वैल्यू आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर एज अ पैरामीटर मैंने वैल्यू पास कर दिया। रिटर्न के अंदर हमने क्या चीज़ रिटर्न करवानी है, जो रिटर्न का कंपोनेंट होता है ना ये आपका जाता है ऐप को, ठीक है। तो रिटर्न के अंदर मैंने क्या चीज़ रिटर्न करवानी है, वैल्यू रिटर्न करवानी है, जो कि कहाँ पर स्टोर होगी, वैल्यू के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि बटन ऑन क्लिक के ऊपर मैं उस वैल्यू के अंदर एक नंबर और सेट करती जाऊँगी, ठीक है, एक नंबर और बढ़ाती
जाऊंगी। जैसे ही यहाँ पे ये सेट वैल्यू आपके पास अपडेट होगा तो ये यहाँ पे ये इसके पास जाएगा और यूज स्टेट सबसे पहले आपके पास 0 से स्टार्ट होगी और फिर सेट वैल्यू इसके अंदर नई नई वैल्यू अपडेट करता जाएगा। उसके बाद बटन है ऑन क्लिक के ऊपर आपके पास एक और बटन है ऑन क्लिक के ऊपर, वो कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, हैंडल क्लिक का फंक्शन कॉल होगा। हैंडल क्लिक का जो फंक्शन है वो आपके पास करंट वैल्यू को शो कर देगा, वैल्यू को शो कर देगा। ऊपर वाला बटन वैल्यू को ऐड करने के लिए, नीचे वाला बटन वैल्यू को शो करने के लिए। ऐड के साथ मैंने यूज स्टेट इस्तेमाल किया और क्लिक वैल्यू को शो करने के लिए मैंने कोई यूज़ कॉल बैक इस्तेमाल किया। लास्ट के अंदर ये दोनों चीज़, ये हमारे पास जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको मैंने पेरेंट कंपोनेंट ऐप के अंदर पास आउट करवा दिया और देन अब इसको हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को स्टार्ट कर लिया, ठीक है, एग्जीक्यूट कर लिया हमारी ऐप। तो यहाँ पे ये आपके पास ऐड का बटन है, ये इस वैल्यू के अंदर ऐड करेगा और शो वैल्यू हमें टोटल वैल्यू शो करती जाएगी। तो ऐड करेंगे तो काफ़ी दफ़ा जब देखें जैसे ही मैंने ऐड का बटन क्लिक करती जा रही हूँ वैसे ही सेट वैल्यू ऊपर जो स्टेट जो है उसके अंदर वैल्यू आपके पास सेट होती जा रही है और शो करवाती जा रही है, ठीक है। अब मैं शो वैल्यू करती हूँ तो ये हमारे पास ये टोटल जो वैल्यू आपके पास है 19 वो हमारे पास शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मज़ीद हम लोग स्टार्ट करते हैं और अगेन हम शो वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिकली वैसे हमारे पास वैल्यू शो हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे उसके अंदर दोबारा से चीज़ शो नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये हमारे पास बस वैल्यू जो है वो बार बार शो होती जा रही है, ठीक है। अब वैल्यू शो ही किसकी वजह से हो रही है, हमारे पास ये शो जो हमारे पास कॉल बैक बटन था उसकी वजह से वैल्यू हमारे पास शो हो रही है। तो अब जो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट फंक्शन। हमने पहले भी पढ़ा है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि तो एक प्रोग्राम अगर चल रहा है तो मीनवाइल आप दूसरा कोई एक्टिविटी उसी प्रोग्राम की कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको एक प्रोग्राम के ख़त्म होने का इंतज़ार करना फिर ही आपके पास दूसरा प्रोग्राम जो है वो आप स्टार्ट कर सकें, ऐसा नहीं होता। एसिंक्रोनस कोड अलोज द प्रोग्राम टू स्टार्ट अ लॉन्ग टास्क। एक चीज़ है कि आप लॉन्ग टास्क कर सकते हैं, लाइक एक नेटवर्क रिक्वेस्ट या फिर आपने किसी रिसोर्स का रिक्वेस्ट किया हुआ है तो वो आपने लॉन्ग टास्क को आप हेल्ड किए हुए हैं, लॉन्ग टास्क आपका चलता जा रहा है। लेकिन मीनवाइल आप जो है वो अपने बाकी के जो वेटिंग टास्क है उसको भी आप फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है एसिंक्रोनस फंक्शंस। तो एसिंक्रोनस कोड आपके पास यहाँ पे आ गया। जिस तरह से यहाँ पे सेट टाइम आउट है, टाइम आउट कितने का है आपको यहाँ पे 2 का दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2000 का क्या मतलब होता है 2 मिली सेकेंड्स, ठीक है। 2000 मिली सेकेंड है तो मतलब आपके पास 2 सेकेंड्स का टाइम आउट है यहाँ पे। तो 2 दिस रन्स लेट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास कंसोल लॉग के अंदर 1 स्टार्ट 1 से आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 के ऊपर आपके पास क्या आएगा 2 मिली सेकेंड के बाद 2 सेकेंड्स के बाद आपके पास जो है वो सेट टाइम आउट का फंक्शन रन होगा। सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या करेगा जी, आपके पास दिस रन्स लेट आपको शो करवा देगा। उसके बाद आपके पास क्या आएगा मीनवाइल कंसोल लॉग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे इसको कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है वैसे ही शो हुआ है, इसको कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो ये तो बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। ये आपके पास सबसे पहले शो हो जाएगा 1 स्टार्ट आपके पास जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन को टाइमिंग दी हुई है। इस फंक्शन को कितने की टाइमिंग दी है कि कितने टाइम के बाद तुमने शो होने, 2 सेकेंड के बाद तुमने शो होने, ठीक है। इसको टाइमिंग दी हुई है। अब यहाँ पे तीसरा अगर देखा जाए तो थर्ड वन जो है दिस रन्स इमीडिएटली, इसको कोई टाइमिंग नहीं दी हुई है। इसको बस कहा हुआ कि आप जो है वो प्रिंट हो जाना, शो हो जाना। तो मीनवाइल जब आप यहाँ से आपका कंसोल के अंदर से कोड आपका एंटर होगा तो सबसे पहले तो ये आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद सेट टाइम आउट को वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, उसके लिए वो 2 सेकंड वेट करेगा, ठीक है। अब मीनवाइल तो वो 2 सेकंड तो मैं वेट कर रहा है, लेकिन क्या ये वाला भी जो हमारे पास थर्ड वाला है ये भी क्या रुकेगा? नहीं, ये हमारे पास रुकेगा नहीं, ये मीनवाइल चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस होता तो इसके पहले इसके फिनिश होने का हमने इंतजार करना था, लेकिन ये एसिंक्रोनस है। ये सिंक्रोनस
एसिंक्रोनस के अंदर जहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि सेकंड वाले का कि वो फिनिश हो, मेन वाले हम लोगों ने थर्ड वाला एग्जीक्यूट करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आउटपुट ऑर्डर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास 1 वाला आया, उसके बाद आपके पास थर्ड वाला है, क्योंकि 2 वाले ने आफ्टर 2 सेकंड जो है वो चलना था, उसने 2 सेकंड का वेट करना था, उसने 2 सेकंड के बाद चलना था। तो आपके पास जो 2 वाला है वो 2 सेकंड के बाद चला, वो लास्ट के अंदर आपके पास अपेयर होगा। तो होप सो आप लोग को एसिंक्रोनस कोड की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगेन कॉल बैक फंक्शन ही आपके पास दोबारा से आ गया। कॉल बैक फंक्शन हमने ऊपर देखा था, तो आप टाइम के अंदर भी कॉल बैक फंक्शन लगा सकते हैं। टाइमिंग के अंदर जब आप कॉल बैक फंक्शन लगाओगे तो वो पर्टिकुलर टाइम के बाद कॉल बैक होगा वो वाला फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल द फंक्शन विद रिजल्ट। यहाँ पे आपके पास क्या है कि सेट टाइम आउट, टाइम आउट आपके पास लगा हुआ है। टाइम आउट के अंदर ना सबसे पहले यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टाइम आउट का, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये ब्रैकेट तक का आपका टाइम आउट का फंक्शन है। 2000 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। टाइम आउट के अंदर पहले आपने फंक्शन लिखना होता है, फिर उसके बाद टाइमिंग लिखनी होती है कि इस फंक्शन को कितने टाइम तक रेस्ट करवाना है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन आपके पास 2 सेकंड के बाद ही रन होगा, अदरवाइज आपके पास रन नहीं होगा। तो सबसे पहले फेच डाटा, उसके बाद आपके पास रिजल्ट, उसके बाद जी आपने सबसे पहले जी फेच डाटा रिजल्ट, तो यहाँ पे फेच डाटा के पास ये जाएगा और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को कॉल की गई है और डाटा को कॉल बैक फंक्शन जब आपके पास कॉल होगा तो आपके पास डाटा जो है वो फैच हो जाएगा। कॉल बैक फंक्शन में तो अब 2 सेकंड का वेट करना है, 2 सेकंड के बाद चलेगा। तो अब ये एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। पहले एक टास्क खत्म होगा, पहले ये वाला पूरा टास्क खत्म होगा, देन जो है वो आपके पास ये वाला टास्क एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर कभी कभार हमारे पास ये सिचुएशन भी आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोमिसेस एंड फेच एपीआई। फेच एपीआई जो हम लोगों ने ऊपर देखा किस तरह से फेच करते हैं, यहाँ पे प्रोमिसेस की बात कर लेते हैं। प्रोमिसेस हमारे पास क्या होता है? प्रोमिसेस किसे कहते हैं? प्रोमिसेस एक इवेंचुअल रिजल्ट होता है कि सिंक्रोनस ऑपरेशन का। सिंक्रोनस ऑपरेशन क्या है कि आपके पास मेन वाली एक फंक्शन जो है वो चल रहा है, वो कोई भी हो सकता है, कोई नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है, वो कोई सर्वर के साथ कनेक्शन हो सकता है, कोई रिसोर्स का कनेक्शन हो सकता है। तो ये सिंक्रोनस फंक्शन के अंदर आप लोग पहले तो रिक्वेस्ट भेजते हो या फिर कुछ टाइम बाद आप अपना फंक्शन चलाते हो, वो कोई भी आपके पास चीज़ हो सकती है। तो ए सिंक्रोनस फंक्शन का जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपके पास एक स्टेट ऑफ प्रॉमिस होता है, ठीक है। अब प्रॉमिस के अंदर 3 आपके पास स्टेट होती हैं, एक होता है पेंडिंग, एक होता है फुलफिल्ड और तीसरा होता है रिजेक्टेड। पेंडिंग के अंदर क्या होता है कि जब आपके पास फंक्शन चल रहा होता है ना, तो उस वक्त वो आपकी जो प्रॉमिस की स्टेट होती है वो आपके पास इस वक्त पेंडिंग होती है। उसके बाद जब आपके पास फंक्शन फुलफिल हो जाता है, मतलब उसका रिजल्ट आ जाता है ना, तो आपके पास वो फुलफिल्ड हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। अगर दरमियान में आपके पास प्रॉमिस का रिजल्ट अगर आपका सर्वर से कट आउट हो जाए या फिर कोई ऐसा एरर वगैरह आ जाए तो आपके पास रिजल्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉमिसेस की 3 स्टेट होती हैं। सबसे पहले आप प्रॉमिस बनाते हैं, किस तरह से? प्रॉमिस बनाने के लिए आपको कांस्टेंट माई प्रॉमिस, आप अपना प्रॉमिस का कोई भी आप नेम रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने माई प्रॉमिस इस्तेमाल किया। उसके बाद न्यू प्रॉमिस इस्तेमाल करना है। न्यू का आपके पास जो कीवर्ड है उसे इस्तेमाल करके आगे हम लोग प्रॉमिस और देन आपने रिसॉल्व और रिजेक्ट। प्रॉमिस के अंदर 2 चीज़ें आपने यूज़र को शो करवानी होती है। जब आपका प्रॉमिस रिसॉल्व हो जाता है, मतलब सक्सेसफुल हो जाता है, तब आपने क्या शो करवाना है, और जब आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा, इन केस अगर आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तब आपने क्या शो करवाना है। तो इसमें पैरामीटर भी 2 ही जाते हैं, एक आपके पास रिसॉल्व का होता है और रिजेक्ट का होता है। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं, इनके नेम्स चेंज नहीं हो सकते। तो हमारे पास नीचे कॉन्स्टेंट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, एक वेरिएबल हमने ले लिया सक्सेस का, उसको जो आपके पास वैल्यू है उसको हम लोगों ने दिया ट्रू की। सबसे पहले इफ सक्सेस, अगर तो सक्सेस आपके पास, मतलब अगर सक्सेस की वैल्यू आपके पास ट्रू आती है, एक बुलियन हम लोगों ने वेरिएबल लिया सक्सेस का, इसकी जो इनिशियल वैल्यू हमने वो ट्रू दिया। अगर तो सक्सेस की वैल्यू आपके पास ट्रू आती है तो देन क्या आपके पास रिजॉल्व के अंदर क्या आ जाएगा? रिजॉल्व जो आपके पास पैरामीटर है उसके अंदर क्या आ जाएगा? ऑपरेशन सक्सेसफुल। एल्स, अगर सक्सेस की वैल्यू ट्रू नहीं आती, तो ट्रू से मैच नहीं करती, तो आपके पास क्या शो होना चाहिए? रिजेक्ट के अंदर, रिजेक्ट पैरामीटर के अंदर क्या शो होना चाहिए? समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉमिस आपने बना लिया। प्रॉमिस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि उसका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हुई है, उसका फंक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देन आपने माई प्रॉमिस डॉट देन डॉट कैच इस्तेमाल होंगे हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब प्रॉमिस का रिज़ल्ट आता है ना, तो अगर तो प्रॉमिस का रिज़ल्ट सक्सेसफुल होता है ना, तो हमारे पास देन ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है। अगर तो प्रॉमिस का रिज़ल्ट आपके पास फेल होता है ना, तो आपके पास सेकंड ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो डॉट देन आपके पास यहाँ पे
तो यहाँ पे हमारे पास देन का मतलब क्या है कि डॉट देन, जब आपके पास प्रॉमिस का अनसक्सेसफुल रिजल्ट आएगा तो डॉट देन आपके पास कॉल होगा। डॉट देन किसको कॉल करेगा? कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को, ठीक है। सॉरी, डॉट देन के अंदर आपके पास जो है वो रिजल्ट आपके पास कॉल हो जाएगा। और डॉट देन किसको कॉल करेगा? हमारे पास यहाँ पे जाकर रिजॉल्व को। तो रिजॉल्व के अंदर जो भी चीज़ होगी हमारे पास ऑपरेशन सक्सेसफुल, वो नीचे आकर हमारे पास रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगी। और रिजल्ट के अंदर जैसे ही सेव हो जाएगी तो वो कंसोल के अंदर हमारे पास शो हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ है डॉट कैच। जब आपके पास कोई एरर वगैरह आ गया ना उसके अंदर, प्रॉमिस के अंदर, तो डॉट कैच जो है वो क्या उसे कहते हैं, रन होगा। और जब डॉट कैच रन होगा तो वो किसको जाके रन करेगा? रिजेक्ट वन को। तो जो रिजेक्ट वन रन होगा तो समथिंग वेंट रॉन्ग आपके पास कंसोल के अंदर शो हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रॉमिस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फेचिंग डाटा विद फेच एआई। फेच एआई के अंदर एसिंक्रोनस और अवेट डाटा की हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स आ गई है। वो किस लिए इस्तेमाल होती है हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देन का मतलब क्या है कि डॉट देन, जब आपके पास प्रॉमिस का अनसक्सेसफुल रिजल्ट आएगा तो डॉट देन आपके पास कॉल होगा। डॉट देन किसको कॉल करेगा? कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को, ठीक है। सॉरी, डॉट देन के अंदर आपके पास जो है वो रिजल्ट आपके पास कॉल हो जाएगा। और डॉट देन किसको कॉल करेगा? हमारे पास यहाँ पे जाकर रिजॉल्व को। तो रिजॉल्व के अंदर जो भी चीज़ होगी हमारे पास ऑपरेशन सक्सेसफुल, वो नीचे आकर हमारे पास रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगी। और रिजल्ट के अंदर जैसे ही सेव हो जाएगी तो वो कंसोल के अंदर हमारे पास शो हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ है डॉट कैच। जब आपके पास कोई एरर वगैरह आ गया ना उसके अंदर, प्रॉमिस के अंदर, तो डॉट कैच जो है वो क्या उसे कहते हैं, रन होगा। और जब डॉट कैच रन होगा तो वो किसको जाके रन करेगा? रिजेक्ट वन को। तो जो रिजेक्ट वन रन होगा तो समथिंग वेंट रॉन्ग आपके पास कंसोल के अंदर शो हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रॉमिस की समझ आ गई होगी।